मित्रों, राजनीति विज्ञान कक्षा 12 का प्रथम पाठ हम पढ़ रहे हैं और उस पाठ का नाम है राष्ट्र निर्माण की चुनौतियां। और उसके अंतर्गत हम पढ़ रहे थे विभाजन, विस्थापन और पुनर्वास। तो इसके अंतर्गत हम आज पढ़ेंगे रजवाड़ों का विलय। जब 15 अगस्त सन 1947 में भारत आज़ाद हुआ तो यहाँ विभिन्न प्रकार के रजवाड़े मौजूद थे और विभिन्न प्रकार के राजा महाराजाओं वाले क्षेत्र थे जिनका नियंत्रण राजा और महाराजाओं के हाथ में था, तो वो रजवाड़े कहलाते थे। ऐसे प्रांत जो ब्रिटिश सरकार के सीधे अधीन नहीं थे, उनके सर्वोच्च सत्ता मानते थे वो, और अपना स्वतंत्र शासन चलाया करते थे, आंतरिक शासन स्वतंत्र रूप से चलाया करते थे। तो राजा महाराजाओं के नियंत्रण वाले जो क्षेत्र थे उनको हम रजवाड़े कहते हैं। तो रजवाड़ों का विलय की कितनी बड़ी समस्या थी अखंड भारत बनाने में आज़ादी के बाद, तो इसी के बारे में आज हम पढ़ेंगे। ब्रिटिश इंडिया दो हिस्सों में बंटा हुआ था। एक ब्रिटिश सरकार के सीधे नियंत्रण में जो प्रांत थे वो, और दूसरा था देसी रजवाड़े। देसी रजवाड़े 1/3 हिस्से में भारत के फैले हुए थे, अर्थात जितने भी प्रांत थे भारत में उनका 1/3 हिस्सा रजवाड़ों का था, अर्थात 4 में से 1 राज्य रजवाड़ों के अधीन था। तो रजवाड़ों की संख्या काफ़ी अधिक थी और उनका विलय जो था वो बहुत ही बड़ी समस्या भारत सरकार के सामने थी। तो समस्या क्या आई कि सभी रजवाड़े जो आज़ादी से पहले ब्रिटिश नियंत्रण में थे, जब 15 अगस्त सन 1947 में भारत आज़ाद हुआ और भारत का विभाजन हुआ, तो अंग्रेज सरकार ने जाने से पूर्व ये घोषणा की थी कि भारत की आज़ादी के साथ रजवाड़े भी आज़ाद हो जाएंगे। अब रजवाड़े आज़ाद होने का अर्थ रजवाड़ों ने ये लगाएगा कि हम पूरी तरह से स्वतंत्र हो जाएंगे। जो भारत सरकार होगी या जो भारत की नई सरकार आएगी उसके अंदर या आंतरिक रूप से हमें कार्य नहीं करना पड़ेगा और हम स्वतंत्र रूप से कार्य करेंगे, भारत सरकार के अंडर में हम नहीं रहेंगे। उन्होंने इस बात को इस प्रकार से समझा। तो सभी अपनी अपनी शासन स्थापित करने में, अपनी स्थिति मजबूत करने में सभी रजवाड़े लगे हुए थे और इससे अखंड भारत, जो बड़ा भारत आज़ादी के बाद बनाया जाना था, पूरा भारत को एक किया जाना था, उस चीज़ में बाधा आई और वो बड़ी समस्या भारत सरकार के सामने उत्पन्न हो गई। तो रजवाड़ों की संख्या देखिए कितनी थी। रजवाड़े काफ़ी संख्या में मौजूद थे और उनकी कुल संख्या 565 थी। परीक्षा में कई बार सवाल आ जाता है कि भारत की आज़ादी के समय रजवाड़ों की संख्या कितनी थी, स्थानीय प्रशासन वाले, आंतरिक प्रशासन वाले राज्य कितने थे, रजवाड़े कितने थे। तो रजवाड़ों की संख्या थी 565 रजवाड़ों की संख्या थी। अब राजाओं को अधिकार ये मिल गया कि आप या तो भारत में शामिल हो जाओ या पाकिस्तान में शामिल हो जाओ, क्योंकि जब अंग्रेज सरकार ने घोषणा ये कर दी थी कि आप स्वतंत्र हो, तो उनको ये भी स्वतंत्रता दे दी गई कि आप या तो भारत में अपनी मर्जी से शामिल हो जाओ या आप अपनी मर्जी से पाकिस्तान में शामिल हो जाओ। तो इस प्रकार की जो नीति थी वो बहुत ही खतरनाक साबित हुई और अखंड भारत, जो एक भारत या जो बड़ा भारत, जो आज़ादी के बाद के सपनों का भारत था, उसको बनाने में बहुत बड़ी बाधा उत्पन्न हो गई। और कई रजवाड़े अपने अपने मन से अपनी आज़ादी की, भारत सरकार से अलग रहने की या स्वतंत्र रहने की घोषणा करने लगे। उनमें सबसे पहला जो राज्य था जो कि उसने कहा कि मैं भारत या पाकिस्तान किसी में भी शामिल नहीं होऊंगा और मैं स्वतंत्र रूप से अपना राज्य चलाऊंगा, तो उनके उस राज्य का नाम है त्रावणकोर। त्रावणकोर के महाराजा ने सबसे पहले घोषणा की कि मैं भारत या पाकिस्तान किसी में भी शामिल नहीं होऊंगा। और इसी के बाद हैदराबाद के निजाम ने भी इसी प्रकार की घोषणा की कि हम भी भारत सरकार और पाकिस्तान दोनों से ही स्वतंत्र रहेंगे, किसी भी सरकार में हम शामिल नहीं होंगे। तो ये बहुत बड़ी समस्या थी। और अब भारत सरकार ने ये जो देसी रजवाड़े थे इनके प्रति कैसा नज़रिया अपनाया, इसके बारे में थोड़ी हम चर्चा करेंगे कि
बंटवारे पर आंतरिक या अंतरिम सरकार, जो कि क्योंकि अंतरिम सरकार ही बनी थी शुरू में, लोकतांत्रिक सरकार तो बाद में बनी जब चुनाव हुए 1950 में, 1947 में काम चलाऊ या अंतरिम सरकार बनी कांग्रेस के नेतृत्व में, मुस्लिम लीग के नेतृत्व में पाकिस्तान में सरकार बनी, और भारत में जो सरकार बनी वो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के नेतृत्व में बनी। तो अंतरिम सरकार ने कड़ा रुख रजवाड़ों के प्रति अपनाया कि आप स्वतंत्र नहीं हो सकते। वो चाहते थे कि सभी राज्य भारत में शामिल हो जाएं। जो विदेशी रजवाड़े थे और जो आंतरिक शासन वाले राज्य थे, शासन थे, वो सारे भारत सरकार के अधीन आ जाएं। अंतरिम सरकार ने ये रुख अपनाया, परंतु मुस्लिम लीग ने इसका विरोध किया। मुस्लिम लीग ने कहा कि भाई कांग्रेस के नेतृत्व वाली सरकार को ऐसा कोई अधिकार नहीं है कि वो ये दबाव डालेगी कि वो सारे राज्य भारत में ही शामिल हो। वो मुस्लिम लीग वाले ये भी चाहते थे कि बहुत सारे राज्य पाकिस्तान में शामिल हो जाएं। तो उन्होंने इस चीज़ का विरोध किया शुरू में मुस्लिम लीग ने कि देशी रजवाड़े वो स्वतंत्र रहें या उनको पूरी स्वतंत्रता दी जाएगी, वो किस राज्य के साथ जाना चाहते हैं, भारत या पाकिस्तान के साथ। तो जो अंतरिम सरकार का जो रुख था कि सारे राज्य भारत में शामिल हो जाएं, इस बात का मुस्लिम लीग की सरकार ने या मुस्लिम लीग ने विरोध किया। अब चूंकि भारत की अंतरिम सरकार चाहती थी कि सारे राज्य मिलकर रहें और अखंड भारत का निर्माण हो, तो इस अखंड भारत को बनाने का जिम्मा जो दिया गया वो सरदार वल्लभ भाई पटेल को दिया गया। सरदार वल्लभ भाई पटेल मजबूत इरादों वाले और बहुत ही गूढ़ राजनीतिज्ञ थे, और उनको ये महत्वपूर्ण जिम्मेदारी दी गई, आप इन पे दबाव डालिए, राजा महाराजाओं से मिलिए, रजवाड़ों से मुलाकात कीजिए, इन पे दबाव डालिए और इन सभी राज्यों को मनाइए कि ये भारत सरकार के अधीन आ जाएं या भारत में शामिल हो जाएं। तो सरदार वल्लभ भाई पटेल, जिनको लौह पुरुष की उपाधि भी दी गई है, लौह पुरुष की उपाधि इसीलिए दी गई कि उन्होंने पूरे भारत के रजवाड़ों को भारत में मिलाने में सफलता प्राप्त की और पूरे अखंड भारत का निर्माण करने में उनकी महत्वपूर्ण भूमिका थी। तो लौह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल को ये जिम्मेदारी दी गई कि सभी रजवाड़ों को मनाया जाए, उनको एक किया जाए और जो स्वतंत्रता की मांग कर रहे हैं उनको रोका जाए। तो ये कहने में बहुत आसान काम लग रहा है कि सरदार वल्लभ भाई पटेल गए होंगे और वहाँ पार्टी या दावत की होगी, राजा महाराजाओं ने उनको अच्छा खाना खिलाया हुआ और आसानी से मान गए होंगे। ऐसा कतई नहीं था प्यारे विद्यार्थियों, ऐसा बिल्कुल भी संभव नहीं था। और उन्होंने कड़े प्रयत्न किए, बहुत सारे राजाओं पर दबाव डाला गया, बहुत सारे राजाओं को अन्य प्रकार का भय और लालच दिखाया गया, कई जगह तो सेना की कार्रवाई भी की गई। भारत सरकार के गृह मंत्रालय के अधीन सेना की मदद भी ली गई कई राज्य और रजवाड़ों को भारत में मिलाने के लिए। तो ये बहुत ही कठिन कार्य था, जान पर खेलने जैसा था और खतरा भी बहुत था इस कार्य में, क्योंकि राजा महाराजा नहीं चाहते थे कि वो भारत में शामिल हो, क्योंकि राजकाज और गद्दी को कौन छोड़ना चाहेगा इतना आसानी से। एक जो राजा महाराजा का रुतबा है वो इतना आसानी से कौन छोड़ना चाहता था कि किसी के अधीन हम आ जाएं। ऐसा बिल्कुल भी वो लोग देसी रियासतों के जो राजा और महाराजा थे वो नहीं चाहते थे। तो ये कार्य बड़ा ही कठिन था। अब 15 अगस्त सन 1947 से चूँकि माहौल ऐसा बना विरोध का और अफरा तफरी का, और बहुत सारे राज्यों की आर्थिक स्थिति भी अच्छी नहीं थी, या आंतरिक वजह या पड़ोसी राज्यों का भय उनको सता रहा था, या विभिन्न जो आंतरिक कारण थे उनकी वजह से ज़्यादातर जो राज्य थे वो 15 अगस्त सन 1947 से पहले ही उन्होंने सहमति दे दी कि हम भारत सरकार के अधीन काम करेंगे या भारत में शामिल हम हो जाएंगे। परंतु बहुत सारे राज्य ऐसे भी थे जिन्होंने विरोध किया, और इसका कारण था कि जो राज्य देशी रजवाड़े थे वो संगठित नहीं थे और बिखरे हुए थे, और बहुत सारी संख्या में छोटे छोटे राज्य थे वो मौजूद थे और सभी के अलग अलग विचार थे। अब छोटे छोटे राज्यों की बात करें तो उस समय वर्तमान जिन राज्यों के नाम है उसी के अनुसार हम बात कर रहे हैं कि उस उड़ीसा में, वर्तमान उड़ीसा जो क्षेत्र था उसमें 26 रजवाड़े थे। उड़ीसा राज्य में 26 रजवाड़े थे। छत्तीसगढ़ में 15 रजवाड़े थे।
सौराष्ट्र में 14 बड़े रजवाड़े और 119 छोटे रजवाड़े मौजूद थे। तो इतने छोटे छोटे राजा रजवाड़ों के राज्य थे, तो उनको मिलाना, उनको एक करना बड़ा ही कठिन कार्य था और ये बिखरे हुए थे। तो भारत सरकार के सामने, सरदार वल्लभ भाई पटेल के सामने इन राज्यों को एक करने की और मिलाने की कड़ी चुनौती मौजूद थी। तो ये रजवाड़ों को विलय को लेकर और रजवाड़ों के विलय की जो प्रक्रिया चली और उनसे जो बातचीत हुई, और उस माहौल में 3 बातें उभर कर सामने आई। रजवाड़ों के विलय और अखंड भारत के निर्माण के दौरान 3 मुख्य बातें जो उभर कर आई, उनकी हम चर्चा करते हैं। कि रजवाड़ों के जो अधिकतर लोग थे, या यूं कहें अधिकांश जो रजवाड़े थे, वो भारत सरकार या भारत राज्य में शामिल होना चाहते थे। इस प्रक्रिया में 3 निष्कर्ष निकले। उनमें पहला निष्कर्ष यही था कि अधिकांश रजवाड़े भारत सरकार के अधीन आना चाहते थे। जो दूसरा बिंदु निकल कर आया वो ये था कि भारत सरकार का रुख लचीला था, क्योंकि भारत के जो रजवाड़े थे वो सांस्कृतिक रूप से और क्षेत्रीय रूप से विविधता लिए हुए थे, उनमें बहुत बड़ी विविधता थी। तो उन्होंने भारत सरकार ने एक लचीला रुख अपनाया और कुछ क्षेत्रों को स्वायत्तता देने के पक्ष में भी वो थे। उसका एक बड़ा उदाहरण निकला उस समय जम्मू कश्मीर राज्य को भारत ने स्वायत्तता दे दी, उनका अलग संविधान और व्यवस्थाएं उन्होंने मान ली। तो भारत सरकार ने लचीला रुख भी उस समय अपनाया। दूसरा बिंदु ये था। और तीसरा बिंदु ये था कि सीमांकन कठिन समस्या थी, क्योंकि भारत के छोटे छोटे राज्य रजवाड़े अलग अलग क्षेत्रों में बंटे हुए थे और उनकी कोई निश्चित सीमा नहीं थी। विवाद और जो संकट था वो बड़ा ही गहरा और विचित्र था, क्योंकि लोगों की और जो राज्यों की सीमाएं तय नहीं थी और आपस में झगड़ा, अपने कब्जा बताना दूसरे एरिया पे और एक दूसरे पर कब्जे के लिए हमला करना, लड़ाई झगड़ा करना, इस प्रकार की बड़ी समस्या थी। तो किसी भी राज्य का स्थान और जो क्षेत्र था वो तय नहीं था। तो सीमांकन बहुत बड़ी समस्या थी और ये भारत की क्षेत्र अखंडता और एकता के लिए बड़ी बाधा थी। ये बड़ी महत्वपूर्ण समस्या थी सीमांकन वाली, क्योंकि उससे लड़ाई झगड़े रोज उनमें पैदा हो जाते और भारत की जो एकता अखंडता थी वो उससे निश्चित रूप से प्रभावित होती। तो ये 3 समस्याएं भारत सरकार के सामने इस प्रक्रिया के अंतर्गत आई। तो शांतिपूर्ण बातचीत के द्वारा अधिकतर रजवाड़े भारत में शामिल हो गए और ये जो रजवाड़े और भारत सरकार के बीच में जो समझौते हुए एकीकरण के और शामिल होने के, उनको इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन कहा जाता है। जो रजवाड़ों के और भारत सरकार के बीच में जो एक होने की संधि हुई उसका नाम है इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन। कई बार एग्जाम में प्रश्न पत्र में पूछ लिया जाता है कि इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन क्या है, या जो उनके बीच में संधि हुई भारत सरकार के बीच में और रजवाड़ों के बीच में, उसको क्या कहा जाता है? तो उसका नाम है इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन। तो इस प्रकार के जो सरदार वल्लभ भाई पटेल के और भारत सरकार के प्रयास थे वो वहाँ काफ़ी सफल हुए, परंतु कुछ राज्य ऐसे थे जो बहुत ही जिद्दी थे और वो भारत सरकार में या भारत के अंडर में नहीं आना चाहते थे। उनमें प्रमुख राज्य थे जूनागढ़, हैदराबाद, मणिपुर और कश्मीर राज्य। ये भारत में शामिल नहीं होना चाहते थे। तो कश्मीर की किस प्रकार की समस्या थी, मणिपुर और हैदराबाद को किस प्रकार से शामिल किया गया, कितनी कठिनाई आई, ये हम आगे पढ़ रहे हैं।